तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। दोस्तों आज है 25 जून और कल का करंट अफेयर्स में नहीं आया था। कल के और आज के एक साथ ही मैं ले लूँगी। मैंने जानबूझ के ही नहीं डाले थे, 3-4 क्वेश्चन कल हो गए थे तो मुझे लगा एक साथ ही ले लेंगे कल के और आज के, तो इसलिए मैंने कल का करंट अफेयर नहीं डाला। तो दोस्तों ओलंपिक खेल शुरू होने वाले हैं, तो इंटरव्यू में भी क्वेश्चन जिनका स्पोर्ट्स हॉबी है या नहीं भी है तो बीच में ही अभी ओलंपिक खेल शुरू हो जाएंगे, तो ये क्वेश्चन ओलंपिक खेल से बन सकता है। और प्री के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही जैसे, और मेंस में हमारे स्पोर्ट्स सिलेबस दे ही रखा है, तो मुझे लगा ओलंपिक का अभी मैंने क्वेश्चन आपको वैसे बताया था कि इंडिया में से कौन कौन से स्पोर्ट्समैन जा रहे हैं। डिटेल में हमने अध्ययन नहीं किया था, तो आज ओलंपिक ही डिटेल में अध्ययन कर लेते हैं, कब शुरू हुए थे, क्या हुए थे, तो सारी चीज़ें। इसलिए मैंने थोड़ा ओलंपिक में बड़ा क्वेश्चन ले लिया, तो देख लेते हैं। प्राचीन काल में ग्रीस यानी यूनान की राजधानी एथेंस में इस तरह के खेल सबसे पहले 1896 में आयोजित किए गए थे। सबसे पहले दोस्तों ग्रीस जो यानी यूनान जो है, यूनान की राजधानी है एथेंस। एथेंस में सबसे पहले 1896 में ऐसे खेल आयोजित किए गए थे। चूँकि ये खेल ओलंपिया पर्वत पे खेला गया था, इसलिए इसका नाम ओलंपिक पड़ा था। तो ओलंपिक नाम पड़ने का रीज़न क्या है? क्योंकि यह ओलंपिया पर्वत पे खेला गया था। इस आयोजन में राज्यों और शहरों के खिलाड़ी भाग लेते थे उस टाइम पे, जब ये बात है 1896 की, ठीक है। तो दोस्तों उस टाइम हुआ था। उसके बाद पे जो आज के ओलंपिक खेल है वह लगभग खेलों का फिर से आयोजन उस टाइम पे बीच में बंद हो गए थे, और मतलब आज जैसे आयोजन होते हैं उस तरह से आयोजन हुआ था 19वीं शताब्दी में, है ना। तो खेलों का फिर से आयोजन 19वीं शताब्दी में सर्वमान्य सभ्यता के विकास के साथ हुआ। इसका श्रेय फ्रांस के अभिजात वर्ग पियरे डी कुवरतेन को जाता है। तो दोस्तों फ्रांस का एक वर्ग हुआ करता था पियरे डी कुवरतेन, उनको जाता है फिर से ऐसे खेल, इतने बड़े स्तर पे खेल शुरू करने का। इन खेलों के आयोजन के पीछे कुवरतेन के 2 लक्ष्य थे। एक तो खेलों को अपने देश में लोकप्रिय बनाना, दूसरे कि सभी देशों में एक शांतिपूर्ण प्रतिस्पर्धा के लिए सभी देशों को एक जगह एकत्रित करना। तो अगर सबसे पहले ओलंपिक खेलों की बात करें तो 1896 में शुरू हो गए थे, और दूसरी बार जब बीच में दोस्तों पोस्टपोन भी हो गए थे, दूसरी बार जब शुरू हुए तब 19वीं शताब्दी में हुए, और इसका श्रेय जाता है पियरे डी कुवरतेन को, है ना। इन्होंने ये खेल क्यों शुरू किए? एक तो अपने देश में खेल लोकप्रिय बनाने के लिए, और दूसरी कि विभिन्न देश एक जगह एकत्रित हो सके शांतिपूर्ण प्रतिस्पर्धा के लिए। तो दोस्तों 1896 के बाद में एक बार हुए 1900 में और 1904 में, है ना। ओलंपिक के संस्करण लोकप्रिय नहीं हो सके क्योंकि इस दौरान भव्य आयोजनों की कमी रही। इसके बाद में लंदन में अपने चौथे संस्करण के साथ ओलंपिक आंदोलन संपन्न हुआ। इसमें 2000 एथलीटों ने भाग लिया। जब 1896 में हुए, फिर 1900 में, 1904 में हुए, है ना। तब तक ओलंपिक इतने ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हुए थे। उसके बाद में दोस्तों लंदन में जो चौथा ओलंपिक हुआ था उसमें लंदन ने भव्य आंदोलन किया, मतलब भव्य एक समारोह है वहाँ पे हुआ था जिसमें 2000 एथलीट पहुँचे थे, और यह संख्या पिछले 3 आयोजनों के योग से अधिक थी, है ना। इतनी बड़ी संख्या में पहले इतने एथलीट्स ने भाग नहीं लिया था, उसके बाद से यह ज़्यादा फेमस हुए। अगर आज तक के सबसे सफल ओलंपिक की बात करें तो वह है 2008 में चीन की राजधानी बीजिंग में ओलंपिक को अब तक का सबसे अच्छा आयोजन माना जाता है। 15 दिन तक चले ओलंपिक खेलों के दौरान चीन ने न सिर्फ अपनी शानदार मेजबानी से लोगों का दिल जीता, बल्कि सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीत कर भी इतिहास रचा था। तो सबसे सफल ओलंपिक दोस्तों जो माने जाते हैं वो 2008 के चाइना वाले ही माने जाते हैं। अगर बात करें अब से पहले 2016 में हुए थे, 2020 में होने थे, बट 20 के पोस्टपोन्ड हो गए, इसलिए 2021 में हो रहे हैं। तो अगर बात करें 2016 की, 2016 में ओलंपिक में अगर भारत की बात कर लेते हैं, रियो में हुए थे दोस्तों, ब्राज़ील की जो राजधानी है रियो। क्योंकि अगर मेंस प्री में जो क्वेश्चन आता है तो वो इस तरह से नहीं आएगा कि इस बार का ओलंपिक कहाँ हो रहा है, वो पूरा एक क्वेश्चन सिमट कर आता है कि इस बार का ओलंपिक यहाँ हो रहा है, पिछली बार का ओलंपिक यहाँ हुआ था, ओलंपियाकों का प्रथम आयोजन कहाँ किया गया था, ये सारे क्वेश्चन एक जगह होकर आते हैं, ठीक है। तो 2016 में ओलंपिक भारत ने अब तक का सबसे बड़ा दल 2016 में भेजा था। भारतीय दल की विशेषताएं तो मैंने इतनी नहीं लिखी हैं, लेकिन कुल 124 खिलाड़ी अपने गए थे जिन्होंने कुल 30 खेलों में और 70 स्पर्धाओं में, है ना, भाग लिया था। तो अपने देश से कितने खिलाड़ी गए थे? 124, जिसमें पुरुष थे 55 और महिलाएं थी 45%, है ना। भारत को दोस्तों अगर बात करें रियो ओलंपिक में कितने पदक मिले थे, तो भारत को इन खेलों में कुल 2 पदक ही मिल पाए थे। साक्षी मलिक ने महिलाओं में
58 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता था और पीवी संधू ने बैडमिंटन में एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता था। तो एक तो हमारी साक्षी मलिक ने जीता था दोस्तों कुश्ती में 58 केजी में कांस्य पदक, और एक हमारी बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी संधू ने जीता था रजत पदक। ठीक है, बाकी और पदक हमें नहीं मिले थे। ठीक है, तो खेलों के महाकुंभ यानी हर साल 4 साल में एक बार होता है। जिस तरह से हमारा कुंभ 4 साल में एक बार होता है, उसी तरह से ओलंपिक 4 साल में एक बार होता है। लेकिन कोरोना की वजह से, महामारी के कारण 2020 में इसका आयोजन नहीं हो सका। अब साल भर की देरी से जापान के टोक्यो में इसका आयोजन होने जा रहा है। आपको पता है, इसलिए हम अब बार बार टोक्यो ओलंपिक बोल रहे हैं। पिछली बार हम रियो ओलंपिक बोलते थे। तो इसकी शुरुआत 23 जुलाई को होगी और 8 अगस्त को इसका समापन होगा। तो 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ये खेल संपन्न किए जाएंगे। हालांकि सॉफ्टबॉल खेल प्रतियोगिता उद्घाटन समारोह से 2 दिन पहले यानी 21 जुलाई को ही फुकुशिमा में शुरू हो जाएगी। सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता तो 21 जुलाई को ही हो जाएगी। फिर भी दोस्तों खेलों का सही शुभारंभ 23 जुलाई को ही माना जाएगा। ओलंपिक में इस बार टोटल 33 खेल और 339 मेडल के लिए मुकाबले होंगे। पहला पदक समारोह 24 जुलाई को होगा। तो पहला पदक समारोह कब होगा? 24 जुलाई को। टोटल कितने खेल हैं? 33 खेल। कुल मेडल कितने हैं? कुल मेडल होंगे 339। ठीक है, तो ये पूरी मैंने एक ओलंपिक के बारे में पूरी डिटेल दे दी है कि कब शुरू हुए थे, कब हुए थे, सबसे अच्छा कौन सा था, पिछली बार कहाँ हुआ था, पिछली बार भारत को कितने पदक मिले थे, इस बार भारत के कितने खिलाड़ी जा रहे हैं, ये सब भी हम डिटेल अध्ययन कर लेंगे। लेकिन ओलंपिक के आसपास में, है ना, वो जुलाई आने पर डिसाइड हो जाएगा हमारे कितने खिलाड़ी और किन किन प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। मेन खिलाड़ी कौन से जा रहे हैं वो मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया था। टॉप 5 खिलाड़ी जो हमारे हैं इस बार, जिन्हें पदक जीतने की संभावना है, वो मैंने एक वीडियो में आपके साथ में डिस्कस कर ही लिया था। ठीक है, तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है मशीबो कमिटी फॉर्मूला। पेपर में सेम ऐसे ही लिखा गया था, कल की न्यूज़ थी। हमारे राजस्थान बोर्ड में जो 12th के रिजल्ट डिक्लेयर करने हैं उसमें जो फॉर्मूला दिया है दोस्तों, मशीबो कमेटी फॉर्मूला ही उसे बोला गया था, क्योंकि एक कमेटी गठित की गई थी मशीबो कमेटी, और उन्होंने ये फॉर्मूला दिया है और उसके लिए ही सरकार ने एग्री किया है। तो क्या है ये फॉर्मूला? क्योंकि जो टीचर्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में उनसे पूछे जाएंगे, और बहुत सारे टीचर्स हैं हमारे जो इंटरव्यू दे रहे हैं या शिक्षा के फील्ड में है, और नहीं भी है तो चर्चा में चल रहा है इस बार, क्योंकि कोरोना की वजह से पढ़ाई सारी अस्त व्यस्त हो गई है। तो इसी तरह से रिजल्ट तैयार किए जाएंगे, तो भी हमें जानकारी होनी चाहिए, हो सकता है नॉर्मली भी पूछ लिया जाए, है ना। तो राजस्थान बोर्ड इवोल्यूशन क्राइटेरिया 2021 को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा बुधवार 23 जून को जारी करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग ने सभी पहलुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली है और 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम का फॉर्मूला तय कर लिया है, जिसका प्रेस नोट भी जारी कर दिया गया है। तो ये डोटासरा जी का बयान था, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं। वही राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट की घोषणा 45 दिनों में किए जाने की जानकारी भी दे दी गई है। आने वाले 45 दिनों में रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। ये है राजस्थान बोर्ड इवोल्यूशन क्राइटेरिया 2021। तो ये कौन सा है? ये है दोस्तों राजस्थान बोर्ड माध्यमिक और उच्च माध्यमिक 10th और 12th के रिजल्ट। कक्षाओं के छात्रों के लिए घोषित मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार दोनों ही कक्षाओं के लिए पिछले 2 वर्षों की परीक्षाओं को आधार बनाया जाएगा। कक्षा 10 के विद्यार्थियों को 10वीं और 12वीं दोनों के रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए लास्ट 2 क्लासेज में उन्होंने कैसा परफॉर्म किया था वो आधार बनाया जाएगा। कक्षा 10 के विद्यार्थियों का अंक निर्धारण के लिए 8 की बोर्ड परीक्षा 2019 का अंक भार 45% रहेगा और कक्षा 9 का 45% रहेगा। अगर दोस्तों 10th का रिजल्ट तैयार करना है तो 8वीं में बोर्ड होता है, तो 8वीं का 45%, 8वीं के अंकों के अनुसार तो 45% मार्क्स दिए जाएंगे। फिर 9th के अंकों के अनुसार 45% मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, और कक्षा 9 के अंतिम प्राप्तांकों का भार कक्षा 9 के प्राप्तांकों का भार होगा 25%। 8वीं का तो होगा, जो बोर्ड हुआ था उसके अंकों का तो 45% बाहर निकाला जाएगा। 9वीं का दोस्तों 25% ही होगा, और जो 10% भार बचेगा, 10% भार होगा कक्षा 10 के अंक भार का निर्धारण विद्यालय की विषय समिति द्वारा किया जाएगा।
ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। 8वीं का होगा 45%, मतलब हमारे 8वीं में जिस तरह के नंबर आए हैं उसके अकॉर्डिंग दिए जाएंगे 45% नंबर। ठीक है, बाकी जो 25% नंबर हैं वो दिए जाएंगे 9th में हमारी किस तरह की परफॉर्मेंस रही है उसके आधार पर। और वही कक्षा 10 का अंक भार 10% रहेगा, है ना। तो बाकी हम 10वीं का रिजल्ट ही तो तय करना है, तो 10वीं का रिजल्ट कैसा रहेगा, मतलब अंक भार कितना रहेगा कि शुरू में 1-2 टेस्ट लगे हैं, ऑनलाइन क्लासेस लगी है, तो उसके परफॉर्मेंस का 10% हमें 10वीं की क्लासेस मतलब परफॉर्मेंस के आधार पर दिया जाएगा। तो 8th की 45, 9th की 25 और 10th की 10%, ये 3 तरह के अंकों के आधार पर फिर हमारा 10th का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इसी प्रकार राजस्थान बोर्ड कक्षा 12th व इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के अनुसार कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा 2019 में प्राप्त अंकों का अंक भार 40% रहेगा। मतलब कि 12वीं के क्लास का रिजल्ट हमें तैयार करना है तो 10वीं के कक्षा के तो 40% अंक, 11वीं में प्रदत्त अंकों का 20% और कक्षा 12वीं का 20%। तो उसमें था 45, 25 और 10, और इसमें है दोस्तों 40%। तो हमने 10वीं में कैसे लिए, 11वीं में 20% अंक की 11वीं में कैसे आए उनका 20%, और 12th में हमने ऑनलाइन वगैरह जो भी क्लासेस चली हैं उनके आधार पर 20% परफॉर्मेंस 12th के अंकों के आधार पर तैयार होगी। जिसका निर्धारण कौन करेगा, अपने 12th के अंकों का निर्धारण कौन करेगा, विषय समिति करेगी, विद्यालय विषय समिति द्वारा किया जाएगा। वही सत्रांक का अंक भार पहले की तरह ही 20% रहेगा। सत्रांक पहले 20% जाते थे स्कूल्स की तरफ से, इस बार भी 20% ही जाएंगे। और कक्षा 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं 40% विद्यालयों में हो चुकी थी, कुछ विद्यालयों में हो गई थी, और कुछ शेष विद्यालयों में ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आयोजित करवाई जाएंगी। जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं वो अभी आयोजित करवाई जाएंगी, ये बोला है सरकार ने। ठीक है, जारी नोटिस के अनुसार जो भी छात्र छात्राएं इन मानदंडों के आधार पर घोषित नतीजों से असंतुष्ट होंगे उन्हें वैकल्पिक परीक्षा उनके लिए आयोजित की जाएगी, और जिसके अंकों के आधार पर ही उन्हें वही अंक अंतिम माने जाएंगे। अगर कोई विद्यार्थी बोलता है कि इस रिज़ल्ट से अच्छा अगर मैं रियल में पढ़ता और एग्ज़ाम देता तो रिज़ल्ट लाता, अगर असंतुष्ट होता है तो दोस्तों उन्हें वैकल्पिक परीक्षा देने का भी मौका दिया जाएगा, और फिर वैकल्पिक परीक्षा में जो मार्क्स आएंगे वही मार्क्स उनके अंतिम माने जाएंगे। तो फॉर्मूला आप समझ गए हो। 8th का 10th का है, 10th का क्या है फॉर्मूला, 8th का 45%, फिर 9th का 25% और फिर 10th का 10%। ठीक है, और 12th का है दोस्तों 10th का 40%, 11th का 20% और 12th का 20%। ठीक है, इस तरह से इनका फॉर्मूला है। जारी नोटिस के अनुसार ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक युद्धाभ्यास हो रहा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है बट फिलहाल सुर्खियों में चल रहा है, तो हो सकता है दोस्तों इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, और मेंस में इंटरव्यू में तो क्योंकि फिलहाल न्यूज़ में जो भी खबर रहती है पूछ ही ली जाती है। इसके अलावा प्री में जब युद्धाभ्यास दिए जाते हैं तो वो इस तरह से दिए जाते हैं, 4 युद्धाभ्यास इधर लिख दिए, 4 देशों का नाम इधर लिख दिया, और हमें मिलाना होता है। इसलिए जो भी युद्धाभ्यास चर्चा में रहता है हमें थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेना चाहिए। तो इसका नाम है मेगा युद्धाभ्यास। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में बुधवार से हिंद महासागर में 2 दिवसीय युद्धाभ्यास जारी है। इस क्षेत्र में चीन में बढ़ते दबदबे को ध्यान में रखते हुए कई एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म्स को शामिल किया गया है। भारत और अमेरिका के बीच में किया जा रहा है दोस्तों, और क्या कहा जा रहा है, यह किया जा रहा है हिंद महासागर में। क्यों किया जा रहा है, चीन हिंद महासागर में आए दिन कुछ ना कुछ छेड़खानी और दबदबा करता रहता है, तो उससे निपटने के लिए अमेरिका और चाइना मिलकर अपनी एयर डिफेंस ताकत वहाँ पे दिखा रहे हैं, और बड़े बड़े एयरप्लेन और इनका प्रदर्शन कर रहे हैं। यह युद्धाभ्यास तिरुवनंतपुरम के दक्षिण में पश्चिमी समुद्री तट पर किया जा रहा है। तो केरल की राजधानी जो तिरुवनंतपुरम है उसके दक्षिण में पश्चिमी जो समुद्री तट है वहाँ किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत अमेरिका के बीच में रक्षा संबंधों में मजबूती आई है। अमेरिका ने जून 2016 में भारत को बड़ा रक्षा सहयोगी बताया था। हमने एक समझौता भी किया है अमेरिका के साथ में, बैका करके अभी 2020 में। 2 दिवसीय युद्धाभ्यास का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, समुद्री अभियानों में समन्वय करने की क्षमता। तो उद्देश्य दोस्तों इनका वही होता है कि 2 देशों के आपसी संबंध मजबूत करे जाएं, और समुद्री अभियानों में कभी ज़रूरत पड़े आपदा के समय तो एक दूसरे की सेनाएं सहयोग के साथ में कार्य कर सके। ठीक है, और बाकी दक्षिणी चीन सागर में जब तब चीन अपनी रौब धौंस जमाने की कोशिश करने वाले चीन की बुरी नज़र हिंद प्रशांत महासागर पर भी है। और इस मेगा एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में विस्तारवादी चीन के लिए साफ संदेश छिपा हुआ है कि हिंद महासागर में किसी भी हिमाकत से बाहर जाना चाहिए। तो ये थोड़ी सी पेपर की लैंग्वेज होती है, बाकी हमें इतना पता होना चाहिए ये युद्धाभ्यास किन किन के बीच में हो रहा है।
ये दोस्तों बड़ी खबर ये थी कि भारतीय सेना भी अपने थिएटर कमांड बनाएगी। कितने थिएटर कमांड बनाएगी वही हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये कल के पेपर की न्यूज़ है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमारे जो CDS हैं जनरल विपिन रावत ने कहा है कि भारत 2022 तक थिएटर कमांड बनाएगा। 2022 तक भारत क्या करेगा? थिएटर कमांड बनाएगा। उन्होंने कहा है कि चीन और अमेरिका जैसे देश पहले ही अपनी सीमाओं को खतरों को देखते हुए पहले से थिएटर कमांड बना लिए हैं। लंबे अरसे से थिएटर कमांड की हमारे यहाँ पे चर्चा हो रही थी, लेकिन अब भारत भी 2022 तक इसे पूर्ण करेगा। CDS जनरल विपिन रावत ने कहा कि हम एक एक करके तीनों सेनाओं को और मजबूत बना सकते हैं। चीन, ब्रिटेन और अमेरिका सेनाएं पहले से एकीकृत है। हम अपने संसाधनों को बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं और अपनी परिचालन क्षमता बढ़ा सकते हैं। उन्होंने ये भी बोला है कि भारत के पास में अपनी बेहतरीन और लंबी दूरी तक मार करने वाली क्षमता वाली तोपें हैं। भारतीय विमान बहुत ऊंची उड़ान भरते हैं। भारत के लिए एयर स्पीड का मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है। भारत के पास ड्रोन है, आर्टिलरी गन है, एयर डिफेंस कमांड की बेहतरीन क्षमता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो समुद्री सीमाएं हैं बहुत बड़ी हैं। जम्मू कश्मीर और LAC सीमाएं अनसुलझी हैं, इसलिए हमने लैंड बेस्ड कमांड तो तैयार कर लिया है। पूर्वी और पश्चिमी थिएटर्स पर ध्यान दिया जाएगा। दोस्तों बात देखो ये है कि हमारी जो इतना बड़ा भारत है, ये जो हमारा भारत है इस तरह से, तो हमारे भारत की रक्षा करने के लिए हमारे पास में सेनाएं हैं, ठीक है। तो हमारी सेनाओं को हमने 3 भागों में बांटा है, एक तो जल सेना, एक थल सेना और एक वायु सेना, ठीक है। तीनों सेनाओं पे एक कमांड करने के लिए कमांडिंग ऑफिसर हमने बनाया है CDS, है ना, जो अभी है विपिन रावत, ठीक है। अब ये 3 सेनाएं तो हमारे पास है। अब आप सोच रहे हो कि थिएटर कमांड क्या होती है, तो दोस्तों थिएटर कमांड ये है कि एक थल सेना अध्यक्ष है ना। अब थल सेना अपनी इधर भी तैनात है, इधर भी तैनात है, इधर भी तैनात है, इधर भी है, इधर भी है ना, वो किन किन को संभालेगा। तो अब ऐसा किया जा रहा है कि जैसे उत्तरी पूर्वी सेना को एक जगह बना दिया जाएगा, मतलब इनकी कमांडिंग पोजीशन एक कोई संभालेगा। पूर्वी जो नॉर्थ ईस्ट की सेना है उसको कोई संभालेगा, पश्चिमी तटीय सेना को संभालेंगे पूर्वी, मतलब इनको अलग अलग सेक्टर्स में बांट देंगे और ये पश्चिम वाले को संभालेंगे। इस तरह से हमारी सेना को 5 सेक्टर्स में बांटा जाएगा, मतलब एक तरह से बांट दिया जाएगा। और इनके थिएटरिंग कमांड, मतलब कमांडिंग में ज़्यादा अच्छी पकड़ हो जाएगी ना हमारी। पहले अभी हमारे 3 ही ऑफिसर सारी सेना को कमांड कर रहे हैं, फिर इधर वाली सेना को कमांड करने के लिए अलग ऑफिसर्स होंगे, इधर वाली के लिए अलग ऑफिसर्स होंगे। इस तरह से सेना को ज़्यादा बेहतर किया जा सके, ज़्यादा सशक्त किया जा सके, इसके लिए दोस्तों ये थिएटरिंग कमांड बनाए जा रहे हैं, ठीक है। आज के पेपर की न्यूज़ ये है दोस्तों, फादर ऑफ एंटीवायरस कौन है? इनकी अभी डेथ हो गई है। तो ये हमारे लिए खासकर तो प्री के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हैं, तो आजकल परसों में जिनका इंटरव्यू है या फिर हो सकता है लेट इंटरव्यू दे रहे हैं, तभी भी उनको याद आ जाए ये क्वेश्चन। तो फादर ऑफ एंटीवायरस इनको माना जाता था, इनका अभी निधन हो गया है। तो दुनिया भर के एंटीवायरस गुरु कहे जाने वाले 25 वर्षीय जॉन मैकेफी को स्पेन में अमेरिका प्रत्यावर्तित करने के मामले का फैसला आने के बाद में उन्होंने फांसी लगा ली है। बुधवार को ही उनके वकील ने इस फैसले की जानकारी दी थी। दोस्तों ये मतलब सबसे पहले तो इनका नाम है जॉन मैकेफी, ये 75 ईयर्स के थे और इन्हें दुनिया भर में एंटीवायरस का गुरु कहा जाता है या फिर फादर ऑफ एंटीवायरस कहा जाता है। इन्होंने जेल में थे और फांसी लगाकर इन्होंने आत्महत्या कर ली है। इन पे दोस्तों टैक्स चोरी का मुकदमा लगाया था अमेरिका ने। टैक्स चोरी के मामलों को लेकर अमेरिका को सौंपने के आदेश उन्हें दिए गए थे। हालांकि जॉन के पास में अदालती फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए और भी इनके पास विकल्प बचे हुए थे, लेकिन फिर भी, और इनमें मामला क्या था, क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करने के दौरान आमदनी के बारे में इन्होंने ना जानकारी नहीं दी थी। तो मतलब कि एक तरह से क्रिप्टो करेंसी में उन्होंने जो पैसे कमाए थे तो उसकी टैक्स चोरी की थी और ये सरकार के सामने शो नहीं करी थी, तो इस मामले में ये अपराधी थे। तो मैकेफी ने सुसाइड करने के बाद में तो अब मतलब अमेरिका के होंगे, अमेरिका से भाग के कहीं और रह रहे थे। अभी अमेरिका को प्रत्यर्पण मतलब वापस सौंपने का एक फैसला आया था। हालांकि इनके पास और भी अपील करने के मामले बचे हुए थे, फिर भी उन्होंने उससे पहले ही सुसाइड कर लिया। मैकेफी के सुसाइड करने के बाद जेल प्रशासन ने कहा कि उनके मौत के कारणों के बारे में छानबीन की जाएगी। तो मैकेफी के बारे में अगर थोड़ा सा हम देखें तो मैकेफी ने 1987 में एंटीवायरस कंपनी की स्थापना करी थी। साल 1986 में ब्रेन नाम के एक कंप्यूटर वायरस ने
लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया था। इसके बाद मैकेफी ने एक प्रोग्रामर को कहा कि वह कोई कोड लिखना चाहते हैं ताकि वायरस का मुकाबला हो सके। उन्होंने इस प्रोग्राम को वायरस स्कैन नाम दिया और कंपनी का नाम रखा मैकेफी एसोसिएट्स। मतलब दोस्तों उन्होंने 1987 में एंटीवायरस कंपनी की स्थापना करी थी। जब 1986 में दुनिया में ब्रेन नाम का एक कंप्यूटर वायरस आया था तो सबसे पहले उन्होंने ही दोस्तों अपनी कंपनी स्थापित करी मैकेफी एसोसिएट्स। उसके तहत एंटीवायरस वो बनाते थे, है ना। और वो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो हमारे लिए इतना जानना ज़रूरी है, जॉन मैकेफी कौन थे, फादर ऑफ एंटी वायरस कौन थे, एंटीवायरस सबसे पहले किसने बनाया था, कब बनाया था, और अभी थोड़ा सा कि भाई मामला क्या चल रहा था, कैसे उनकी डेथ हुई। इतना सी जानकारी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। अब दोस्तों परिसीमन आयोग बहुत चर्चा में है। आपने देखा होगा कि इंटरव्यू में 2-3 बार क्वेश्चन पूछ लिया कि डिलिमिटेशन क्या है, परिसीमन क्या होता है। और कल की जो जम्मू कश्मीर की मीटिंग हुई थी उसमें भी परिसीमन की बात की गई है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर का परिसीमन किया जाएगा। तो आखिर होता क्या है ये परिसीमन, किस आर्टिकल में दिया गया, वो सब कुछ देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल ले लिया है कि आप लोगों को समझा भी दूँ इस बहाने से। पॉलिटी का एक छोटा सा जो टॉपिक है वो भी हमारा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले परिसीमन का अर्थ देखें तो परिसीमन आयोग को भारतीय, ये रहने दीजिए आप, इससे अच्छा मुझे ये आर्टिकल लगा था। देखो परिसीमन क्या है, व्हाट इज़ डिलिमिटेशन इन हिंदी। परिसीमन का अर्थ होता है सीमा निर्धारण। परिसीमन मतलब सीमाओं का पुनर्निर्धारण, है ना। अर्थात किसी भी राज्य की लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं के निर्धारण को ही परिसीमन कहते हैं। तो विधानसभा और लोकसभा के लिए जब हम राज्यों की सीमाएं निर्धारित करते हैं तो उसे ही परिसीमन कहते हैं, जिसका सरल शब्दों में अर्थ है कि किसी भी राज्य के कई गाँव, शहरों, कस्बों को एक इकाई मानकर, राजनीतिक क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र मानकर पूरे राज्य को इसी तरह की इकाइयों में बांटकर पूरे राज्य को कई विधानसभा या राज्य सभा क्षेत्र या सीटों में बांट दिया जाता है ताकि वहां के निवासी उनके विधानसभा और राज्यसभा क्षेत्र के लिए वोट डालकर अपना पसंदीदा मंत्री और सरकार चुन सके। दोस्तों हम अपने कौन से विधानसभा में वोट डालेंगे, हमें क्या पता होता है कि हम कौन सी विधानसभा में हैं। इसके लिए सरकार परिसीमन करती है, हमारे लिए डिसाइड करती है कि आपका जिला इस विधानसभा क्षेत्र में आएगा, आपका जो क्षेत्र है वो इस राज्यसभा सीट में आएगा, है ना। ये हमारे लिए डिसाइड करती है। तो मतलब राज्यसभा और लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए वोट डालने के लिए उनकी कुछ सीमाओं का निर्धारण किया जाता है ना। तो उन्हीं सीमाओं को परिसीमन कहते हैं कि भाई कोई शहर, कस्बा, इसको एक इकाई मानेंगे, इसको एक जिला मानेंगे, तहसील मानेंगे, डिस्ट्रिक्ट मानेंगे, और इसी तरह से पूरे राज्य को इन्हीं इकाइयों में बांटकर राज्य की विधानसभा सीटें तय की जाती है कि इस राज्य में कितनी विधानसभा सीटें होंगी, है ना। और वो सब तय की जाती हैं और राज्यसभा के लिए भी इन्हीं विधानसभा सीटों के अकॉर्डिंग फिर आगे चल के वोट डाला जाता है। तो इसीलिए दोस्तों परिसीमन किया जाता है। तो समझ में आ गया परिसीमन क्या होता है, परिसीमन क्यों किया जाता है। अब परिसीमन की बात करें कि हमारे इतिहास में कहाँ लिखा हुआ है, तो संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार, दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 82 में डिलिमिटेशन लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ था कि भारत सरकार हर 10 साल में जनगणना के पश्चात परिसीमन आयोग का गठन कर सकती है। हर 10 साल में हमारी जनगणना होगी, हर 10 साल में जनसंख्या बदल जाएगी, और सरकार ने कहा था कि जब सरकार चाहे, मतलब संविधान में लिखा गया था हर 10 साल बाद सरकार चाहे तो एक परिसीमन आयोग का गठन करेगी कि भाई इस बार कितनी नई तहसीलें बनेंगी, कितनी मतलब राज्यसभा सदस्य सीटें कहाँ कहाँ से लड़ेंगे, कौन सी सीट और जुड़ सकती है ना। ये सब निर्धारित करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन कर सकती है, बट ये जरूरी नहीं है कि हर 10वें साल बने ही, गठन कर सकती है ना। हर परिसीमन के बाद जनसंख्या के हिसाब से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटों में की संख्या में भी बदलाव किया जाता है कि भाई किस जाति की संख्या कितनी हो गई, किस अनुसूचित जनजाति की कितनी हो गई, उस आधार पर उनकी सीटों में भी बदलाव किया जाता है। अगर भारत की बात करें, भारत में अब तक एक तो 47 में हम आज़ाद हुए थे, उसके बाद में सबसे पहले 1952 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। 52 के 10 साल बाद में 63 में किया गया, फिर 73 उसके 10 साल बाद में अगली जनगणना में तब किया गया 73 में, और फिर 73 के बाद में दोस्तों वर्ष 2002 में परिसीमन आयोग गठित किया गया है। 2002 के बाद में भारत में कोई भी परिसीमन आयोग का गठन नहीं किया गया है। अभी हमें क्या कहा गया है कि 2002 की जनगणना के अनुसार ही 2025 तक जो सीटें हैं विधानसभा और राज्यसभाओं की वो यथावत रहेंगी। अब 2025 में परिसीमन होगा, इसलिए परिसीमन इतना चर्चा में है। ये शायद यहाँ लिखा भी हुआ है। ताज़ा जनगणना के अनुसार सभी लोकसभा और विधानसभा सीटों की पुनः सीमाएं निर्धारित करना, हालांकि अब जनगणना 2021 में होंगी और सीमाएं पुनर्निर्धारण में जनप्रतिनिधियों की संख्या यथावत रहती है, अर्थात इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता। अनुसूचित जाति और जनजातियों की जनगणना
के अनुसार सीटों का निर्धारण होता है। अनुसूचित जाति जनजाति की सीटों में परिवर्तन हो जाता है, बाकी इतना ज़्यादा चेंज होता नहीं है। तो यही चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। तो अगर परिसीमन के बारे में दोस्तों लिख ही लेना, क्योंकि अब परिसीमन होना भी है हमारा 2025 में 26 में, तो वैसे भी चर्चा में है। इस जनगणना के बाद में फिर से परिसीमन होने की बातें चल रही हैं, तो चर्चा में भी है, हो सकता है मेंस में भी पूछ लिया जाए। इंटरव्यू में तो आपने देखा ही है, 3-4 लोगों से पूछा भी गया है ना। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक यहाँ ले लिया। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो कमेंट करते रहिए इसके नीचे, ताकि मुझे वीडियो बनाने की प्रेरणा तो मिले। आप 45-46 लोग देख रहे हैं, उनके लिए क्या ही वीडियो बनाऊँ, फिर मेरा मन नहीं करता है ना। तो शेयर भी किया कीजिए वीडियो को, कमेंट भी किया कीजिए अच्छा लगे तो। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।